हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो साइक्लिक ग्रुप से मुतल्लिक है। साइक्लिक ग्रुप से मुतल्लिक हम टोटल को 4 से 5 वीडियोस बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप क्या होता है उससे रिलेटेड चंद एग्जांपल्स और एक आध थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, साइक्लिक ग्रुप हम इससे पहले भी एक वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ग्रुप जी इस तरह का हो कि जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ए फॉर सम ए बिलोंग टू जी, फॉर सम ए बिलोंग टू जी, देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक, जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। और ये जो ए है इसको इसका जनरेटर कहते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट ए। याद रहे कि जनरेटेड बाय ए से मुराद है कि पावर्स ऑफ ए पावर एन सच दैट एन बिलोंग टू सी। ये उस सूरत में जब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, और अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो फिर जनरेटेड बाय ए से मुराद होता है एन ए सच दैट एन बिलोंग टू सी। यानी कि ये जो सेट है जनरेटेड बाय ए, इसमें ए की तमाम पावर्स शामिल होती हैं। यानी यहाँ पर ये जो ए है इसको बोलेंगे कि दिस इज़ द जनरेटर, यानी ये इस पूरे सेट को जनरेट करता है। और अगर पूरा ग्रुप ही किसी अपने एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। अब ज़रा चंद एक एग्जांपल्स देखिए। हमारे पास ये जो ग्रुप है जी अंडर एडिशन एक ग्रुप है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं कि दिस इज़ इक्वल टू सो ऑन -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तमाम इसके एलिमेंट्स हैं। अब क्या ये सेट, ये जो ग्रुप है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, क्या ये अपने किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है? तो आंसर है यस। देखिए कैसे, क्योंकि ये ग्रुप अंडर एडिशन है तो अगर हम 1 से जनरेट करें तो 1 से जनरेट होने का मतलब है n इंटू वन सच दैट n बिलोंग टू z, यानी इसमें तमाम इंटीजर्स शामिल होंगे, यानी n सच दैट n बिलोंग टू z। तो ये अगेन पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव वाले भी सारे शामिल होंगे, पॉजिटिव वाले भी सारे शामिल होंगे। और अगर हम -1 से जनरेट करें, जनरेटेड बाय -1, देखिए तो वो क्या होगा, दैट विल बी n इंटू -1 सच दैट n बिलोंग टू z। तो इसमें क्या होगा, -n सच दैट n बिलोंग टू z। ज़रा इस सेट को और ओपन करके लिखते हैं। अगर हम n हमने कोई भी इंटीजर लेना है ना, अगर हम -5 ले लें तो ये बनेगा -5 और उसके साथ ऑलरेडी एक नेगेटिव भी है। इसी तरह माइनस इंटू -4 माइनस इंटू -3 माइनस इंटू -2 माइनस इंटू -1 -0 एंड माइनस इंटू 1 माइनस इंटू 2 एंड सो ऑन। तो आप देखें ये अगेन पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स ही बन रहा है जिसमें एलिमेंट्स की सिर्फ तरतीब बदल गई है। पॉजिटिव पहले आ गए हैं, नेगेटिव बाद में आ गए हैं। 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास सेट आ गया है, यानी हमें ये पता चला कि 1 से भी ये जनरेट हो जाता है, -1 से भी जनरेट हो जाता है। दिस इज इक्वल टू जी। तो ये साइक्लिक तो है, एट अ टाइम किसी एक एलिमेंट से इसको जनरेट होना चाहिए। तो z जो है अंडर एडिशन जो कि ग्रुप है वो -1 से भी जनरेट हो जाता है, 1 से भी जनरेट हो जाता है, इसके अलावा और किसी एलिमेंट से जनरेट नहीं होता। क्योंकि जनरेटेड बाय ए से मुराद है मल्टीपल्स ऑफ ए। तो अगर हम 2 से जनरेट करें, फॉर एग्जांपल हम ये लिखें कि जनरेटेड बाय 2, तो जनरेटेड बाय 2 से मुराद होगा n इंटू टू सच दैट n बिलोंग टू z, या फिर आप इसे लिख लें कि दिस इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 2n सच दैट n बिलोंग टू z। तो ये जस्ट इवन इंटीजर्स इसमें हैं, यानी वो तमाम इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम 3 से जनरेट करें तो उसमें भी वो सारे शामिल होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, तो वो पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं बनने वाला। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि z कैन बी जनरेटेड बाय 1 एंड कैन बी जनरेटेड बाय -1 आल्सो। तो ये साइक्लिक है, यहाँ तक ये हमने बताना था। अच्छा, इसके अलावा हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेट ऑफ जी एन है,
जी एन जिसे हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1, ये ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो n, ये भी जनरेट हो जाता है 1 से। जी एन कैन बी जनरेटेड बाय 1, यानी मल्टीपल्स ऑफ 1 होंगे ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन कर चुका हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो जी एन है ये सिर्फ 1 से जनरेट होता है या 1 के अलावा कुछ और एलिमेंट से भी जनरेट हो सकता है। जैसे ये जो सेट ऑफ इंटीजर है जी, इसमें हमने देखा कि ये सिर्फ 2 एलिमेंट से जनरेट होता है, एक 1 से और एक -1 से। तो जी एन अभी हमने ये तो कह दिया कि ये साइक्लिक है, ये 1 से जनरेट होता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में बारहा डिस्कशन करेंगे कि ये सिर्फ 1 से नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एलिमेंट से जनरेट होता है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि वो बाकी एलिमेंट्स किस तरह के हैं जो जी एन को जनरेट करते हैं। तो इन शॉर्ट अभी हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि जी एन साइक्लिक है। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम ग्रुप ले लेते हैं Z8, चलें इसी को शॉर्ट कर लेते हैं। Z8 है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हम पहले कर भी चुके हैं। Z8 जो है ये 1 से भी जनरेट हो जाता है, ये 3 से भी जनरेट हो जाता है, ये 5 से भी जनरेट हो जाता है और ये 7 से भी जनरेट हो जाता है। आप इसमें से किसी एक से भी जनरेट होने वाला सेट बना लें तो आपको यही मिलेगा। अगर हम यहाँ जनरेटेड बाय 2 फाइंड करें तो जनरेटेड बाय 2 में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, दैट विल बी n इंटू 2 सच दैट n बिलोंग टू z। तो यहाँ पर रेपिटिशन होने लग जाएगी और जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे वो ये होंगे 0 2 4 6। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट इक्वल टू Z8। इस तरह आप अगर जनरेट करें 4 से तो जनरेटेड बाय 4 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे 0 एंड 4। इसी तरह नेक्स्ट जो है 6, अगर आप 6 से जनरेट करेंगे तो उसमें ये एलिमेंट्स होंगे 0 2 4 एंड 6। तो ये तीनों जो हैं 2 4 6 ये उसको जनरेट नहीं करते। 0 वैसे ही आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी से सिर्फ आइडेंटिटी ही जनरेट होती है। अच्छा, इसके साथ अब एक और एग्जांपल देखिए। हमारे पास ग्रुप है U ऑफ 10। U ऑफ 10 मीन यूनिट्स इन Z10, यानी ऐसे तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो 10 से लेस हैं और 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो इसमें होंगे 1 3 5 सॉरी 5 नहीं होगा, 7 एंड 9 होंगे। अगर हम इसमें 1 से जनरेट करें तो ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यानी इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे 1 पावर n सच दैट n बिलोंग टू z। तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ 1 ही होगा। अगर हम 3 को देखें तो 3 से जनरेट होने वाले में मतलब पावर्स ऑफ 3 3 पावर n सच दैट n बिलोंग टू z, ये भी हम पहले एक वीडियो में ये कर चुके हैं इसको मुकम्मल। इसकी ये सारी कैलकुलेशंस हम देख चुके हैं। तो जनरेटेड बाय 3 जब हम करेंगे तो इसमें 1 भी होगा, 3 भी होगा, 7 भी होगा और 9 भी होगा। यानी आप देख सकते हैं कि ये U ऑफ 10 के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि U ऑफ 10 जो है ये साइक्लिक है। चाहे बाकी एलिमेंट्स भी इसको जनरेट करें या ना करें, एटलीस्ट किसी एक एलिमेंट की मदद से पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए तो वो साइक्लिक हो जाता है। इसी तरह अगर आप इसमें बाकी लें 7 और 9 तो वो भी इसको जनरेट करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। सो 7 से जनरेट होने से भी U10 मिलता है और 9 से अगर हम जनरेट करें तब भी हमें U10 मिलता है। सो ओके। लेकिन क्या ऐसा अभी तक हम जितनी भी एग्जांपल्स देख रहे हैं वो सारे साइक्लिक ग्रुप थे। तो ज़रा कोई ऐसी एग्जांपल भी देखें जो साइक्लिक ना हो। तो हम एक ग्रुप ले लेते हैं U ऑफ 8। U ऑफ 8 में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे तमाम इंटीजर्स जो 8 से लेस हैं और 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो इसमें है 1 3 5 एंड 7। ज़रा यहाँ 1 से जनरेट करें तो चूँकि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से सिर्फ आइडेंटिटी जनरेट होगी। 3 से जनरेट करें तो मतलब पावर्स ऑफ 3 3 पावर n सच दैट n बिलोंग टू z। तो हम इसकी तमाम पावर्स अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम 3 पावर 0 लें, यानी इसमें एलिमेंट्स इस तरह के हैं 3 पावर -4, 3 पावर -3, 3 पावर -2, 3 पावर -1, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4 एंड सो ऑन। रेपिटेशन भी है इसमें। अच्छा, अगर आप इस 3 पावर 0 को देखें तो ये तो है 1। ओके, सो हम इसमें ये कुछ जगह छोड़ देते हैं।
1 है, 3 पावर 1 3 है, 3 पावर 2 9 है, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 है तो ये अगेन 1 है। इसी तरह 3 पावर 2 हो गया। 3 पावर 3 जो है ये 27 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 करेंगे तो 24 और 3 तो ये 3 होगा, एंड सो ऑन। तो ये इसमें रेपिटेशन आने लग गई, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1 और 3 शामिल है, यानी जनरेटेड बाय 3 से यूट 8 नहीं मिला। इसी तरह जनरेटेड बाय 5 फाइंड करते हैं, तो मतलब पावर्स ऑफ 5 पावर n सच दैट n बिलोंग टू z। तो जब आप इसको जनरेट करेंगे तो इसमें भी सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक 1 और एक 5। लास्ट में अगर हम जनरेटेड बाय 7 फाइंड करें तो उसमें पावर्स ऑफ 7 सच दैट n बिलोंग टू z, और इसमें भी सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 1 और 7। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि u ऑफ 8 में ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जिससे u ऑफ 8 जनरेट हो जाए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि u ऑफ 8 इज़ नॉट इक्वल टू जनरेटेड बाय a फॉर ऑल a बिलोंग टू u ऑफ 8। दैट्स वाई u ऑफ 8 इज़ नॉट साइक्लिक, या नॉन साइक्लिक भी इनको बोलते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो साइक्लिक ना हों उनको नॉन साइक्लिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा अहम रिजल्ट है कि कब साइक्लिक ग्रुप में किसी दो एलिमेंट्स की पावर सेम हो सकती हैं। हम इसको अगर क्राइटेरिया के तौर पर लिखें तो ये एक थ्योरम है, और इस थ्योरम को हम कह देते हैं कि दिस इज़ अ क्राइटेरिया फॉर a पावर i इज इक्वल टू a पावर j, यानी कब a की दो डिफरेंट पावर से सेम आंसर मिलता है। ज़रा इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि लेट g बी अ ग्रुप एंड a बी एन एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। ओके, अब दो केस हैं इसमें अलग अलग। पहला ये है कि अगर a का आर्डर इनफाइनाइट हो, इफ़ आर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट, देन a पावर i is equal to a power j if and only if I is equal to j। यानी अगर ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट है तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट पावर्स के लिए a पावर i और a पावर j बराबर नहीं हो सकते। यानी यहाँ कहा गया कि a पावर i और a पावर j सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होंगे जब i और j बराबर होंगे। ओके, अगर हमारे पास आर्डर ऑफ a फाइनाइट हो मतलब कोई फिक्स नंबर हो, हम उसे n लिख देते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, देन जनरेटेड बाय a जो है वो इसके इक्वल होगा। जनरेटेड बाय a में टोटल n एलिमेंट्स होंगे, 1 a, या 1 नहीं लिखते हम, इसे भी आइडेंटिटी ही लिख देते हैं। सो आइडेंटिटी a स्क्वायर अप टू सो ऑन a पावर n माइनस 1। ये एक ख़ास बात है, पीछे भी जब हम कैलकुलेशंस कर रहे थे तो अब हमें इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस एलिमेंट से हमने जनरेट करना है, आइडेंटिटी से शुरू करके a की पावर n माइनस 1 तक जाना है, यानी a की पावर आर्डर में से एक कम तक हमने जाना है। तो ये जो सेट बनेगा वो जनरेटेड बाय a होगा, और उसके साथ साथ a पावर i इक्वल होगा a पावर j इफ़ एंड ओनली इफ़ n डिवाइड्स i माइनस j। तो ये एक बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। यानी फाइनाइट ग्रुप में ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट i और j के लिए a पावर i और a पावर j बराबर हो, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब i और j के डिफरेंस को n डिवाइड करता हो। ओके, अब हमने ये प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ में उस इसी तरह जैसे मैंने दो पार्ट बनाए हैं, हम भी अलग अलग दो पार्ट बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Let G be a group and A be an element of that group। पहला पार्ट हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ आर्डर ऑफ A इज़ इनफाइनाइट। अब अगर आर्डर ऑफ A इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ऐसा कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिलता कि A की पावर वो नंबर लेने से आइडेंटिटी मिल जाए। इट मीन्स दैट there is no non-zero
ज़ीरो पर तो हमेशा आइडेंटिटी होगा ना, देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो n सच दैट a पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ ये कहा गया कि a की किसी भी नॉन ज़ीरो पावर के लिए आइडेंटिटी नहीं मिलता, तो यही बताया गया कि ऐसा कोई भी इंटीजर, ऐसा कोई भी नॉन ज़ीरो n आपको मिल ही नहीं सकता कि जिसके लिए a पावर n ज़ीरो की, a पावर n आइडेंटिटी की इक्वल हो। अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है कि हम ये सपोज करेंगे कि a पावर i इज़ इक्वल टू a पावर j और प्रूव करेंगे कि i इज़ इक्वल टू j। ओके, सपोज a पावर i इज़ इक्वल टू a पावर j। अगर a पावर i और a पावर j इक्वल हों तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पे a पावर j का इन्वर्स लगा देते हैं। यहाँ पर a पावर j का इन्वर्स और यहाँ पर भी a पावर j का इन्वर्स लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा, ये बन जाएगा a पावर i माइनस j दैट इज़ इक्वल टू a पावर j माइनस j दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप देखें a पावर i माइनस जे जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। ऊपर हम कह चुके हैं कि कोई भी ऐसा नॉन ज़ीरो नंबर तो है ही नहीं जिसके लिए a की पावर आइडेंटिटी बना दे। तो इससे हमें पता चला कि ये जो पावर है ना i माइनस जे, ये ज़ीरो के इक्वल है। चूँकि इनफाइनाइट ऑर्डर है तो a की किसी भी फाइनाइट पावर के लिए आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। फाइनाइट पावर से मुराद नॉन ज़ीरो फाइनाइट पावर, तो इसका मतलब ज़ीरो के लिए तो हमेशा आइडेंटिटी मिलता ही है। सो ए आई माइनस जे ज़ीरो बन जाएगा और यहाँ से हमें पता चलेगा कि आई इज़ इक्वल टू जे। तो एक साइड से हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर ए पावर आई और ए पावर जे इक्वल हों तो आई और जे इक्वल होंगे। दूसरी साइड वैसे ही बड़ी सिंपल सी है कि अगर आई और जे बराबर हों, इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे देन ऑब्वियसली ए पावर आई विल बी इक्वल टू ए पावर जे। तो पहला पार्ट इसका मुकम्मल हुआ। ओके, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक तो दो बातें प्रूव करनी है। हम सपोज करके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए n है। पहले ये प्रूव करेंगे कि जनरेटेड बाय ए जो सेट है उसमें ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, और दूसरी मरतबा इसको प्रूव करेंगे। सो सेकेंडली, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, इसका मतलब ये है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a पावर n is equal to आइडेंटिटी। यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n ही है जिसके लिए a पावर n आइडेंटिटी मिलता है, वरना अगर उससे छोटा इंटीजर लिया जाए तो वो ज़ीरो है। a पावर ज़ीरो आइडेंटिटी होगा और ज़ीरो के बाद सिर्फ a पावर n आइडेंटिटी होगा। इनके दरमियान और कोई भी पावर a की वो पावर आइडेंटिटी नहीं बनाएगी। तो हम पहले ये क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि वी विल प्रूव दैट generated by A contain n elements. These n elements identity a square up to so on a power n minus 1। अच्छा, जब हमने दो सेट्स को बराबर शो करना होता है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करवाया जाता है। अब ये जो जनरेटेड बाय ए है इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं? वैसे अगर आप ये अलग से देखें तो हमें ये प्रूव करना है कि जनरेटेड बाय ए में एलिमेंट्स तो ये होते हैं, यानी पावर्स ऑफ ए। हमने जो पहले डेफिनेशन पढ़ रखी है, दीज आर पावर्स ऑफ ए पावर एम लिख देते हैं, एन नहीं लिखते अब, सच दैट एम बिलोंग टू जी। और हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस 1। ओके, अच्छा, ए पावर एम सच दैट एम बिलोंग टू जी, इसका मतलब ए की जितनी भी पॉसिबल पावर्स हैं वो तमाम इसमें मौजूद हैं। यानी हमें ये प्रूव करना है कि सो ऑन ए पावर -5, ए पावर -4 अप टू सो ऑन ए पावर 0, फिर अप टू सो ऑन ए पावर 5 एंड सो ऑन। तो हमें प्रूव करना है कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट आइडेंटिटी ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर n माइनस 1। ओके, अब देखें जी, लेफ्ट साइड पे ये जो सेट है जनरेटेड बाय ए, इसमें तमाम पावर्स ऑफ ए शामिल है, और राइट साइड पे जो मौजूद है उसमें ए की पावर 0 से लेकर n माइनस 1 तक शामिल है। तो एक बात तो बड़ी सिंपल है कि राइट साइड वाले तमाम एलिमेंट्स लेफ्ट साइड वाले सेट में मौजूद हैं। ओके, तो इस बात को हम यहाँ लिखने लगे हैं कि क्लियरली या सर्टेनली आप कह दें कि क्लियरली
E A square up to so on A power n minus 1 all belong to generated by A। जनरेटेड बाय ए में सारी पावर्स ऑफ ए हैं, जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स पावर्स ऑफ ए हैं। सो इस वजह से ये सारे जनरेटेड बाय ए में होंगे। यानी यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स आइडेंटिटी ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस 1 इज अ सबसेट ऑफ जनरेटेड बाय ए। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। अब दूसरी तरफ हमें ये प्रूव करना है कि जनरेटेड बाय ए वाला जो सेट है ये भी इसका सबसेट है, यानी तमाम पावर्स ऑफ ए को इन एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब हमने ये प्रूव करना है तो हम इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और प्रूव करवाएंगे कि वो भी इस सेट में मौजूद है। तो हम जनरेटेड बाय ए में से कोई सा भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि सपोज ए पावर के बिलोंग टू जनरेटेड बाय ए, यानी के क्या है यहाँ पर, के कोई भी हमारे पास इंटीजर हो सकता है। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि ए पावर के बिलोंग टू द सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर अप टू सो ऑन ए पावर एन माइनस 1। अच्छा, अब हमारे पास दो इंटीजर्स हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम किन दो नंबर्स पर यूज़ करने वाले हैं? बाय डिवीजन एल्गोरिदम ऑन के एंड एन। इन दो नंबर्स पर हम ये डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं ज़रा डिवीजन एल्गोरिदम को भी रिकॉल करवा देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं ए और बी, कोई भी इंटीजर्स हैं, तो उस सूरत में हम लिख सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। जबकि q और r जो हैं ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। हमेशा ऐसे दो इंटीजर्स हमें मिल सकते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर जिन्हें बोलते हैं। और r पर कंडीशन होती है कि दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन a, यानी कोशेंट के साथ वाला जो नंबर है उससे r को छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास a और b नहीं है, बल्कि उसकी जगह k और n है। तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट q एंड r such that these are integers q and r, such that k can be written as nq plus r, where r is such that r is greater than or equal to 0 and less than n। क्योंकि यहाँ पर ये n है ना, q कोशेंट के साथ वाला नंबर, तो उससे छोटा होना चाहिए। ओके, ज़रा a की पावर में देखिए, a पावर k किसके इक्वल होगा? a पावर n क्यू प्लस आर। k की हमने जस्ट वैल्यू पुट की, k n क्यू प्लस आर है, सो a पावर n क्यू प्लस आर। हम इसे लिख सकते हैं a पावर n क्यू एंड a पावर r। ओके, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं a पावर n होल पावर q एंड a पावर r। a पावर n आइडेंटिटी है, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी पावर q एंड a पावर r। आइडेंटिटी पावर q इज अगेन आइडेंटिटी, तो ये इक्वल हुआ a पावर r के। ओके, अच्छा, a पावर r, r कहाँ मौजूद है? r एक ऐसा नंबर है जो 0 से n के दरमियान है, यानी ये हो सकता है a पावर 0 हो, a पावर 1 हो, a पावर 2 हो, a पावर 3 हो एंड सो ऑन, या a पावर n माइनस 1 हो। इसका मतलब ये जो है ये एलिमेंट तो इस सेट में मौजूद है, आइडेंटिटी a स्क्वायर अप टू सो ऑन a पावर n माइनस 1 में। ओके, और a पावर r तो इसके इक्वल है a पावर k, यानी यहाँ से ये हमें पता चला कि ये जो a पावर k है ये भी सेट में मौजूद है, आइडेंटिटी a स्क्वायर अप टू सो ऑन a पावर n माइनस 1। अब आप ज़रा गौर करें, a पावर k तो हमने इसका एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और वो तो इस सेट में चला गया। इसका मतलब यह है कि वो जो सेट है पूरा का पूरा सेट ही इसका सबसेट है। सो जनरेटेड बाय a is subset of the set containing identity a square up to so on a power n minus 1। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 2 में हम ये प्रूव कर चुके हैं, फ्रॉम 1 and 2 we have the subgroup generated by a contain the identity a square up to so on a power n minus 1। तो ये एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट जब भी हमें किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला सेट मालूम करना होगा, जनरेट होने वाला सब ग्रुप मालूम करना होगा,
तो हम उस एलिमेंट की सारे इंटीजर पावर नहीं लेंगे, बल्कि उस एलिमेंट की पावर 0 से शुरू करके आर्डर से एक कम तक लेंगे। सो ये हमारे पास इसका सेकंड का एक पार्ट मुकम्मल हुआ, यानी ये हमें प्रूव करना था कि जनरेटेड बाय इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव हो गया। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है, यानी अब हम एक मरतबा सपोज करेंगे कि ए पावर आई इज इक्वल टू ए पावर जे और प्रूव करेंगे कि एन डिवाइड करता है आई माइनस जे को, और दूसरी मरतबा सपोज करेंगे कि एन डिवाइड करता है आई माइनस जे को और प्रूव करेंगे कि ए पावर आई इज इक्वल टू ए पावर जे। ओके, नाउ वी प्रूव दैट a power I is equal to a power j if and only if n divide I minus j। ओके, तो हम पहले ये सपोज करते हैं कि a पावर i इज इक्वल टू a पावर j। सपोज a पावर i इज इक्वल टू a पावर j। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि n डिवाइड करता है i माइनस j को। ओके, तो अगर a पावर i और a पावर j इक्वल हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a पावर i माइनस j इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये पहले मैं कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैंने अब डायरेक्ट लिखा है, यानी बेसिकली हमने राइट साइड पे दोनों में a पावर माइनस j साथ में लगाया है, तो ये a पावर i माइनस j इक्वल हो गया आइडेंटिटी के। अच्छा, यहाँ हमें साथ में ये भी मालूम है कि आर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। ओके, तो अगर a पावर i माइनस जे आइडेंटिटी के इक्वल है तो हम अब यहाँ पर दो नंबर ले सकते हैं, एक n और एक i माइनस जे, और इन दोनों पर डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे। अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम, ऑन i माइनस जे एंड n। Then there exist two integers q and r such that ये पहले वाले q और r से डिफरेंट हैं। यानी हमने अब दो नंबर कौन कौन से ले रखे हैं, एक है i माइनस जे और एक है n, तो इसका मतलब हमें यहाँ दो ऐसे और इंटीजर्स मिलेंगे q और r सच दैट हम लिख सकते हैं i माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। डिवीजन एल्गोरिदम को रिकॉल करें कि हमेशा हर दो इंटीजर्स के लिए आपको q और r मिल सकते हैं, तो इन दो के लिए भी q और r मिल सकते हैं, तो यही हमने लिखा है। और r पर कंडीशन क्या है? r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन n। ओके, तो ज़रा a की पावर लेते हैं, देन a पावर i माइनस जे किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा a पावर n क्यू प्लस r, या फिर ये इक्वल होगा a पावर n क्यू a पावर r, या फिर हम इसे लिख सकते हैं a पावर n होल पावर q एंड a पावर r। a पावर n इज आइडेंटिटी, चूँकि a का ऑर्डर n है, तो a पावर n आइडेंटिटी है, सो ये बन गया a e पावर q एंड a पावर r दैट इज इक्वल टू a पावर r। e पावर q इज अगेन आइडेंटिटी। अच्छा, दूसरी साइड पे a पावर i माइनस जे, ये भी तो आइडेंटिटी है। तो यहाँ से इन शॉर्ट अभी हमें ये पता चला कि a पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, r क्या है? r एक ऐसा नंबर है जो n से लेस है और 0 या 0 से बड़ा है, जबकि हम कह चुके हैं कि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। अगर आर्डर ऑफ ए एन है तो इसका मतलब ये है कि एन से छोटी अगर किसी पावर के लिए आंसर आइडेंटिटी आता है तो वो पावर 0 है, क्योंकि एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए पावर एन इज आइडेंटिटी। तो लीस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब उससे जो छोटा है जिसके लिए ए की पावर आइडेंटिटी मिल सकती है वो पावर सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है। तो अगर ए पावर आर आइडेंटिटी और आर एन से लेस है तो इसका मतलब आर को 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 0। ओके, ज़रा इसमें दोबारा पुट करते हैं। इट मीन्स आई माइनस जे विल बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, मीन एन क्यू प्लस 0। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि n के साथ एक और इंटीजर मल्टीप्लाई होने से i माइनस जे बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो डिवाइड करता है i माइनस जे को। जस्ट डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हमने यूज़ की है। हम जानते हैं ना कि a डिवाइड b इफ़ b इज़ इक्वल टू a एंड एनी अदर इंटीजर c,
तो n के साथ एक और इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ तब i माइनस जे मिला, इसका मतलब n डिवाइड करता है i माइनस जे को। तो ये वन साइडेड प्रूफ हो चुका है, यानी हमने सपोज किया था कि a पावर i इज इक्वल टू a पावर j और प्रूव किया है कि n डिवाइड करता है i माइनस जे को। अब हम इसके कन्वर्स में चलेंगे, यानी अब हम सपोज करेंगे कि n डिवाइड करता है i माइनस जे को और प्रूव करेंगे कि a पावर i इज इक्वल टू a पावर j। नाउ सपोज n डिवाइड्स i माइनस जे। अगर n i माइनस जे को डिवाइड करता है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं i माइनस जे इज इक्वल टू n एंड एनी अदर इंटीजर c फॉर सम c बिलोंग टू c। ओके, तो a पावर i माइनस जे किसके इक्वल होगा? a पावर i माइनस जे इक्वल होगा a पावर एन सी। a पावर एन सी को हम लिख सकते हैं a पावर n एंड देन पावर c। a पावर n तो आइडेंटिटी है, सो आइडेंटिटी पावर c विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें पता चला कि a पावर i माइनस जे इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। a पावर i माइनस जे को हम लिख सकते हैं a पावर i एंड a पावर माइनस जे दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर हम a पावर j दोनों साइडों पे लगा दें तो ये बन जाएगा a पावर i इज इक्वल टू a पावर j। तो ये भी प्रूव हो गया इस सेंस में। तो ये हमारे पास एक मेन रिजल्ट था जो कि हमने प्रूव कर लिया। अब इससे रिलेटेड चंद एक क्रोलरीज हैं, ज़रा आप इसमें गौर करें कि अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो a की कोई भी दो डिफरेंट पावर्स बराबर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इस केस में जनरेटेड बाय a जो होगा उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो इस तरह के होंगे, a पावर -4, a पावर -3, a पावर -2, a पावर -1, a पावर 0, a पावर 1 एंड सो ऑन। यानी अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उससे जो जनरेट होने वाला सब ग्रुप है उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट है, क्योंकि इनमें रेपिटेशन नहीं है, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और अगर a का ऑर्डर n है तो उससे जनरेट होने वाले सब ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद भी n है। यानी इन दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 से हमें जो बात पता चली वो ये है कि जितना एलिमेंट का ऑर्डर होगा उससे जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर भी उतना ही होगा। तो इसको एज अ क्रोलरी, तो हम यहाँ एक क्रोलरी लिख सकते हैं, इसको हम क्रोलरी नंबर 1 कहेंगे। क्रोलरी नंबर 1 क्या है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ग्रुप में फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट A the order of A is equal to the order of subgroup generated by A। यानी एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और क्रोलरी यहीं से मिल रही है, उसको हम क्रोलरी नंबर 2 का नाम देंगे। क्रोलरी नंबर 2 ये है कि अगर हमारे पास ग्रुप कोई भी हो और उसका कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जाए, उसकी पावर a पावर k इक्वल आइडेंटिटी इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स k। अब देखें इसका क्या मतलब है। हम a पावर k इक्वल आइडेंटिटी को लिख सकते हैं कि a पावर k इज इक्वल टू a पावर 0, और पीछे हम देख चुके हैं कि a की दो डिफरेंट पावर्स सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकती हैं कि जब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करता है उनके डिफरेंस को। सो दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स k माइनस 0। अगर ऑर्डर ऑफ a को हम n ले लें तो फिर वही बात है ना कि n डिवाइड k माइनस 0। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड k, यानी a की अगर a का ऑर्डर n है और a की किसी और पावर के लिए भी आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो n है वो उस नई पावर को डिवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, अगर हमारे पास एक ग्रुप है, एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर है 7, तो इससे हमें पता चला कि a पावर 7 तो आइडेंटिटी है ही। अगर a की किसी और पावर के लिए भी आइडेंटिटी हो तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है कि जब ये 7 उस k को डिवाइड करे, या फिर यूँ कहें कि वो k जो है वो 7 से डिवाइड हो जाए, या फिर यूँ कह लें कि k जो है वो 7 का मल्टीपल हो। यानी ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है कि जब k 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, 35 हो एंड सो ऑन, इस तरह का अगर k होगा तो फिर जो a पावर k है वो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, तो लास्ट में हमारे पास फिर एक क्रोलरी नंबर 3 है। ये हमारी इस आज की वीडियो की लास्ट क्रोलरी और लास्ट रिजल्ट है, हम इसको क्रोलरी नंबर 3 कह रहे हैं।
ओके, तो इस क्रोलरी में हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। इफ जी इज एन अबिलियन ग्रुप, इफ जी इज अबिलियन, फाइनाइट ग्रुप, अबिलियन भी है और फाइनाइट भी है। उसके साथ साथ अगर हम दो एलिमेंट ले लें, इफ जी इज अबिलियन फाइनाइट ग्रुप एंड दो एलिमेंट इसमें से ले लेते हैं एंड ए बी बिलोंग टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। अच्छा, अगर हम जी को अबिलियन ना भी लें, सिर्फ ये कंडीशन ले लें कि ए और बी आपस में कम्यूट करते हो, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं कि इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप विद ए बी इज इक्वल टू बी ए। अबिलियन होने के लिए तमाम एलिमेंट्स का आपस में कम्यूट करना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर चूँकि हम सिर्फ ए और बी को डील कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ ए और बी ही आपस में कम्यूट करें तो फिर भी ये रिजल्ट वैलिड है। यानी अभी हमें ये प्रूव करना है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें ए बी और बी ए बराबर हैं, और ऑर्डर ऑफ, तो हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी को। तो आइए ज़रा इसको प्रूव करते हैं। हम पहले ये सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है और ऑर्डर ऑफ बी, चूँकि ग्रुप फाइनाइट है तो उसके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। तो हम सपोज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू एन। हमें क्या प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ बी इस नंबर को डिवाइड करता है। तो इस नंबर को डिवाइड करने के लिए यानी हमें ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड करता है एम एन को। तो पिछली क्रोलरी के अकॉर्डिंग आप देखें, पिछली क्रोलरी में हमने क्या कहा है कि ए पावर के इक्वल आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड दैट पावर। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ए बी पावर एम एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ज़रा ए बी की पावर एम एन फाइंड करते हैं। ए बी पावर एम एन, इसको हम लिख सकते हैं ए पावर एम एन एंड बी पावर एम एन। ये हम उस सूरत में लिख सकते हैं जब ए और बी कम्यूट करते हैं। चूँकि ए बी इक्वल बी ए है तो इस वजह से इन दोनों की अलग अलग पावर एम एन लिखी जा सकती है। हम इसे लिख सकते हैं ए पावर एम होल पावर एन और बी पावर एन होल पावर एम। ए पावर एम, चूँकि ए का ऑर्डर एम है तो ये आइडेंटिटी है, सो आइडेंटिटी पावर एन। बी का ऑर्डर एन है, सो बी पावर एन भी आइडेंटिटी है, सो ये आइडेंटिटी पावर एम बन जाएगा। तो आइडेंटिटी की कोई भी पावर हो तो आइडेंटिटी बनती है, तो यहाँ से हमें आइडेंटिटी मिल गया। तो चूँकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ए बी पावर एम एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इससे हमें ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करता है एम एन को। यानी हमें ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी को। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं।